नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून, इसका विरोध लगातार कुतर्कों के आधार पर जारी है। कुतर्क के आधार पर ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इमोरलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल इलीगैलिटी है और ये मुसलमानों के साथ भेदभाव का एक कानून है जिसके जरिए हिंदुओं और मुसलमानों में भेदभाव कर रहा है। ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। इस तरह की बातें स्थापित करने की, धारणाएं स्थापित करने की या इस तरह की बात साबित करने की कोशिश हो रही है जिसका कोई आधार नहीं है। इसका जवाब दिया, माकूल जवाब दिया कानूनी रूप से भी और वैसे भी प्रसिद्ध वकील हरीश साल्वे ने। उन्होंने पहली बात जो कही वो आंखें खोलने वाला है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, अगर वो सच्चाई जानना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि ये जो बार बार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में मुस्लिम समाज के भी ऐसे लोग हैं जिनका उत्पीड़न हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि इस्लाम की जो खामियां हैं उसको लागू करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हम इस्लाम की खामियां दूर करने के लिए नहीं बैठे हैं। इस्लाम को अगर कहीं किसी इस्लामी देश में इस्लाम की मान्यताओं को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है तो ये उस देश की समस्या है, ये भारत की समस्या नहीं है। भारत में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके लिए भारत सरकार जो है कदम उठाने के लिए मजबूर होगी, उसके लिए भारत सरकार की जिम्मेदारी होगी। लेकिन भारत में इस तरह का कुछ हो नहीं रहा है तो उसकी तुलना भारत से क्यों की जा रही है, एक सवाल। दूसरा सवाल यह है कि जिन लोगों को नागरिकता दी जा रही है उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि देश में बहुत से लोग इनकम टैक्स के अलग अलग स्लैब हैं। कुछ लोग कम इनकम टैक्स देते हैं, कुछ ज़्यादा देते हैं। कुछ लोगों को बहुत सी सुविधाएं फ्री मिलती हैं, चाहे वो राशन का मामला हो, चाहे मेडिक्लेम का मामला हो, तो उन लोगों को फ्री मिलती है। अब भी सवाल कोई उठा सकता है कि ये भेदभाव क्यों, सबको क्यों नहीं? जो मिल रहा है फ्री या जो टैक्स का स्लैब सबसे नीचे है उसी पर सबसे क्यों नहीं टैक्स लिया जाता? अगर नहीं लिया जाता है तो ये भेदभाव हो रहा है। उन्होंने कहा ये भेदभाव नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। उन्होंने कहा ये संसाधन का सवाल है। क्या सबको दिया जा सकता है? दिया जा सकता है। उन्होंने कहा बिल्कुल दिया जा सकता है अगर हमारे पास संसाधन हो। क्या दूसरे देशों से आने वाले हर शरणार्थी को भारत की नागरिकता दी जा सकती है? हाँ, दी जा सकती है अगर हमारे पास संसाधन हो। तो हमने अभी तय किया है कि 1947 से पहले भारतीय उपमहाद्वीप के जो हिस्से थे, यानी आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, वहाँ जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनका धर्म के आधार पर उत्पीड़न हो रहा है। उनको अपने धर्म का पालन नहीं करने दिया जा रहा है। इसकी वजह से वो पीड़ित हैं, इसकी वजह से वो सताए जा रहे हैं और वो किसी न किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागकर भारत में उन्होंने शरण ली है। तो को कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट और किसी मामले में नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ इतना भारत सरकार इस कानून में संशोधन के जरिए कर रही है कि उनको नागरिकता देने की जो प्रक्रिया है उसको तेज कर रही है। इसके अलावा और कोई सुविधा उनको नहीं दी जा रही है। जो भारत के नागरिक बनने के बाद भारत के हर नागरिक को सुविधा मिलेगी वही उनको भी मिलेगी। कोई विशेष सुविधा उनको नहीं मिलने जा रही है। तो प्रक्रिया को तेज कैसे किया जा रहा है? मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, संक्षेप में दोहरा देता हूं कि 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग भारत में आ गए या उससे पहले जो लोग भारत में आ चुके हैं वो इस कानून के दायरे में आते हैं। उनको नागरिकता के लिए जो पहले नियम था 11 साल का नेचुरलाइजेशन का पीरियड, उसको घटा के 5 साल कर दिया गया है। और उसके लिए जो पोर्टल बनाया गया है नया नागरिकता देने के लिए, उसका भी सरलीकरण कर दिया गया है। कम से कम डॉक्यूमेंट देना होगा और बाकी बातें मैं विस्तार से उस वीडियो में बता चुका हूं, इसलिए दोहराऊंगा नहीं। तो कुल मामला इतना है कि जो रिलीजियस माइनॉरिटी, रिलीजियस परसिक्यूशन के शिकार हैं, धार्मिक आधार पर उत्पीड़न का शिकार हैं, इन 3 देशों में, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में, वो शरण लेने अगर आए हैं, वो अगर शरणार्थी बनकर यहाँ आए हैं तो उनको भारत की नागरिकता देने की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है और कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या बांग्लादेश में जो मुसलमान हैं वो आना चाहें तो उनको क्यों नहीं?
एक बात तो ये कि क्या वो धार्मिक उत्पीड़न के कारण आ रहे हैं? अगर नहीं आ रहे हैं तो इस कानून के दायरे में नहीं आते हैं। क्या अगर धार्मिक उत्पीड़न के कारण नहीं आ रहे हैं, किन्हीं भी और कारणों से आ रहे हैं, वो आर्थिक कारण हो सकते हैं, दूसरे कारण हो सकते हैं, उनकी वजह से आ रहे हैं, तो क्या उनको भारत की नागरिकता नहीं दी जा सकती? बिल्कुल दी जा सकती है, और दी जाती है और दी जा रही है। उसके लिए भारत का नागरिकता कानून बना हुआ है। उस कानून के जरिए वो अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए नेचुरलाइजेशन का पीरियड 11 साल होगा, और जो प्रोसेस है उस प्रक्रिया को पूरा करते हैं, अगर उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसके आधार पर उनको नागरिकता मिल सकती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के ऐसे बहुत से नागरिकों को, जिनमें मुसलमान भी हैं, भारत की नागरिकता मिली है। भारत सरकार हिंदू मुसलमान के बीच में कोई भेदभाव नहीं कर रही है। कुछ पीड़ित लोगों को नागरिकता देने की प्रक्रिया सिर्फ तेज कर रही है, उसकी समय अवधि को कम कर रही है, उनको जल्दी नागरिकता मिल सके, सिर्फ इसकी कोशिश कर रही है। ये जो नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश हो रही है कि सीए का कानून मुसलमान विरोधी है, इसमें इसका कोई आधार नहीं है। ये एक कुतर्क है जिसको गढ़कर एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश हो रही है, वो खड़ा नहीं हो पा रहा है। पिछले 5 साल से लगातार कोशिश हो रही है। देश भर में जो शाहीन बाग बनाए गए थे, वो सब इसी मकसद से बनाए गए थे कि इसको मुद्दा बनाया जाए हिंदू बनाम मुसलमान। इसको मुद्दा बनाया जाए कि नरेंद्र मोदी की सरकार मुसलमानों के साथ भेदभाव करती है। लेकिन उनके दुर्भाग्य से, जी हाँ बिल्कुल, उनके दुर्भाग्य से लोग इन बातों का आकलन करते हैं सरकार के कामकाज से। सरकार का जो पिछले 10 साल का कामकाज है, उसकी जो केंद्रीय योजनाएं हैं, उनको किस तरह से लागू किया गया, क्या उन योजनाओं को लागू करने में सरकार ने या पार्टी ने भेदभाव किया? कोई मुसलमान इस देश का, एक भी मुसलमान, जी हाँ कह रहा हूँ, एक भी मुसलमान खड़े होकर ये नहीं कह सकता कि केंद्र सरकार की फलां योजना से उसको इसलिए वंचित कर दिया गया कि वो मुसलमान समुदाय से आता है। आज जो स्थिति है, मुसलमान समुदाय 10 साल पहले जिस तरह से बोलता था, आज जो बोलता है, दोनों में अंतर आ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहा है। वोट दे न दे ये उसकी मर्जी है, किसी भी समाज की, संप्रदाय की मर्जी है किसको वोट दे किसको ना दे। लेकिन वो जो था कि किसी भी हालत में भाजपा का विरोध करना है, उसमें जो है परिवर्तन बहुत थोड़ी मात्रा में आया है। वो आक्रामकता नहीं दिखती है, वो उस तरह से, कम बोलने में उस तरह की आक्रामकता नहीं दिखती है। उनसे अगर पूछिए कि सरकार की ये उज्ज्वला योजना है या प्रधानमंत्री आवास योजना है या शौचालय की योजना, किसी भी योजना का नाम लीजिए, मुफ्त राशन की योजना है, आपको उसका लाभ मिल रहा है? उसका जवाब 100 में 100 लोग हाँ में देंगे। यही है सरकार का, यही काम है जिसकी वजह से ये नैरेटिव विपक्ष का खड़ा नहीं हो पा रहा है कि सरकार मुसलमानों के साथ भेदभाव के लिए ये कानून लेकर आई है। फिर हरीश साल्वे ने अमेरिका को भी काफ़ी लताड़ा। अमेरिकी प्रशासन ने इस बात पर सीए को लेकर बयान जारी किया कि भारत में धार्मिक जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, इस पर अमेरिका की नज़र है। पहले हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे, हमारी चिंता करना छोड़ दे। हरीश साल्वे ने पूछा कि क्या अमेरिका अपनी सीमाएं दुनिया भर के अलग अलग देशों में, ख़ासतौर से इस्लामी देशों में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनका जो उत्पीड़न हो रहा है, ऐसे पीड़ित लोगों के लिए अपनी सीमाएं खोलने को तैयार है? अगर नहीं है तो उसको अपना मुंह बंद रखना चाहिए। उन्होंने दूसरा सवाल किया, पूछा कि क्या अमेरिका फिलिस्तीनियों को, जो इतना पीड़ित हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उनको नागरिकता देने के लिए तैयार है? अगर नहीं है तो उसको अपना मुंह बंद रखना चाहिए। तो भारत अब अमेरिका जैसे सबसे शक्तिशाली देश को भी इस भाषा में जवाब देने की स्थिति में है। उसके 2 कारण हैं, एक हमारी बढ़ती ताकत, दुनिया में हमारा बढ़ता प्रभाव, और दूसरा हमारा सही स्टैंड होना। जो स्टैंड सीए पर हमने जो लिया है वो सही है, तर्कों के आधार पर है, हमारे संविधान के अनुकूल है, अनुरूप है और हमारे देश के कानून के अनुरूप है। इसलिए सरकार को किसी तरह का
कोई डर, कोई भय, कोई आशंका नहीं है, कोई उसकी गलती पकड़ लेगा, कोई इसमें गलत हो नहीं रहा है और ये कानून वापस होगा नहीं। बहुत से लोगों को उम्मीद है कि जिस तरह से सरकार ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए थे, अगर दबाव बनाएंगे, अगर इस तरह का अभियान चलाएंगे तो सरकार इस कानून को भी वापस ले लेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं एक बार नहीं कई बार कि ये कानून किसी भी हालत में वापस नहीं लिया जाएगा। दरअसल इसकी वजह से देश के कई राज्यों में इसका असर चुनाव पर पड़ने वाला है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ेगा पश्चिम बंगाल में, इसलिए विपक्ष और ख़ास तौर से टीएमसी और ममता बनर्जी ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि इस कानून के बनने के कारण, इसके लागू होने के कारण, कानून तो बन चुका है पहले से ही, उसके रूल्स नोटिफाई हो गया, अब वो लागू हो गया, नागरिकता मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो ऐसे में मतुआ समुदाय खास तौर से और पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए शरणार्थी जो हिंदू हैं या सिख हैं या ईसाई हैं या जैन हैं या बौद्ध हैं या पारसी हैं, उनको नागरिकता मिलेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे सकते हैं। किसको वोट देंगे ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन इस बात की संभावना ज़्यादा है कि उनको वोट दे सकते हैं। एक दूसरा डर जो पूरे विपक्ष को सता रहा है, जिसका असर पूरे देश में पड़ेगा, वो है अवैध घुसपैठियों का। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ पूरा विपक्ष कुछ नहीं बोलता। उसे लगता है कि इसके बाद नंबर अवैध घुसपैठियों के मुद्दे का आएगा, इसलिए डरे हुए हैं। अवैध घुसपैठियों को दशकों से उन्होंने अपना कैप्टिव वोटर बना रखा है, उनका वोट बैंक है। तो इसलिए डर लगता है कि अगर उनके खिलाफ कुछ एक्शन शुरू हुआ तो हमारा वोट बैंक उसमें सेंध लग जाएगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इस डर की वजह से हमला हो रहा है सीएए पर। लेकिन इस सब का कोई असर होने वाला नहीं है। अब ये कानून बन चुका है, इसके रूल्स नोटिफाई हो चुके हैं, इस कानून के तहत नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बहुत जल्दी ही आपको पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय का कोई व्यक्ति दिखाई देगा, नागरिकता का सर्टिफिकेट लिए हुए, उसकी फ़ोटो दिखेगी। उसका जो असर होगा 2019 और 2021 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे का बड़ा असर हुआ था। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि ऐसा कानून लाएंगे, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में सीटें 2 से बढ़कर 18 हो गई थी। और 2019 में कानून लाने के बाद भी रूल्स नोटिफाई नहीं किए, लागू नहीं किया, इसलिए 2021 के विधानसभा चुनाव में उसको भारी झटका सहना पड़ा। उसकी सीटें तो 3 से बढ़कर 77 हो गई, लेकिन वो सत्ता में नहीं आ पाई। उसकी वजह थी मतुआ समुदाय, जिन लोगों ने 2019 में वोट दिया था बीजेपी को, वो सब लौट गए टीएमसी की ओर। अब उनके पूरी तरह से पूरे दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ आने की पूरी संभावना है। भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से विश्वास है कि ऐसा होगा। यही कारण है कि ममता बनर्जी ज़्यादा परेशान है, यही कारण है कि सीपीएम और कांग्रेस भी परेशान है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस के रिवाइवल का सवाल है। दोनों पार्टियों का कोई विधायक नहीं है विधानसभा में, और लोकसभा में सीपीएम का कोई सदस्य नहीं है पश्चिम बंगाल से, उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। तो इसलिए तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टीज, ये सब मिलकर इस कानून का विरोध कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये हमारे लिए चुनावी दृष्टि से हानिकारक है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।